हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम 2 दिन के जो न्यूज़पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनके साथ एमसीक्यू करेंगे। ठीक है जी। तो बहुत से क्वेश्चन है जहाँ पे टॉपिक हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए उनके लिए जो पहले क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, उसके बाद वो चेक करना चाहते हैं, उसके बाद वो टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरे काइंड ऑफ जो स्टूडेंट है वो पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है जी। तो आपकी दोनों की चॉइस है। यहाँ पे पहले टॉपिक अब मैं पढ़ाता हूँ, वो आप वहाँ पे वीडियो आप स्टॉप करके क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए। तब तक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आप आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका सही है नहीं। अगर लगता है नहीं तो फिर यहाँ पे इस टॉपिक को एक बार देख लेना। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के ईडी के बहुत से, अगर आपने देखा होगा कि केसेस बढ़ते हैं जब इलेक्शन होती है। अब लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बोला भाई ये काम गलत है। ठीक है, बहुत सी पिटीशन आ गई तो उन्होंने बोला कि जो ईडी है उसका मिसयूज हो रहा है। एक तो गवर्नमेंट यूज कर रही है मिसयूज उसका। ठीक है, दूसरा जो ऑर्डिनरी केसेस हैं उसको भी इसके अंदर डाला जा रहा है। इसके अलावा जैसे एफआईआर होती है, एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है ऐसे। ठीक है, वो भी नहीं दी जा रही। इसके अलावा क्लैरिटी नहीं है कि केसेस को इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, सिलेक्शन ऑफ केसेस कैसे वो कर रहे हैं कैसे नहीं, वो उसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है दोस्तों? मतलब मनी, आप पैसे को धोना, इतना समझो कि मतलब इधर से जो ब्लैक मनी है उसको ऐसे आपने लेजिटिमेट तरीके से, जो इलेजिटिमेट तरीके से आपने पैसा कमाया है उसको आपने लेजिटिमेट सोर्स से आया ऐसा आपने पेश कर दिया, मतलब ब्लैक का वाइट कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ इसके अंदर स्टेप होते हैं मेनली। एक होता है प्लेसमेंट। आपने पैसा किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ पे लेजिटिमेट इंस्टीट्यूट जैसे कोई बैंक है उसके अंदर पैसा प्लेस किया। दूसरा है लेयरिंग, मतलब छोटे छोटे सोर्स के थ्रू बहुत से अकाउंट आ गए भाई, हर एक अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसे डाल के आपने उसको बैंक के अंदर घुमाने लगे। ठीक है, और उसके बाद आपने उसी पैसे को, जैसे मान लीजिए एक सोर्स है, यहाँ से सीधा बैंक के अंदर पैसा जाएगा तो डिफिकल्टी आएगी, है ना। अब आपने थोड़े थोड़े सोर्स के थ्रू, मान लीजिए ए बी सी के थ्रू आपने थोड़ा थोड़ा पैसा करके यहाँ पे इसको लेजिटिमेट कर दिया, है ना, उतनी लिमिट तक के, इतने यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अलग अलग किसी ने कुछ अकाउंट अपना कोई मान लीजिए रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया या कुछ कर दिया, तो वो सारा आपका पैसा वहाँ पे इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, उसके बाद दोबारा तो यहाँ पे ये स्टेप है, डर्टी मनी इंटीग्रेट करते हैं बैंक के साथ, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं टू बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी एक्स। मान लीजिए एक्स के कंपनी के अंदर डाला पैसा, ठीक है, ऑफशोर बैंक के अंदर चला गया। उसके बाद वो लोन दे दिया वाई को, और वाई ने बाद में शो कर दिया कि एक्स को प्रोवाइड कर दिया, और यहीं से इंटीग्रेट करके उसको एसेट जो है उसके अंदर पैसा डाल दिया गया। तो अलग अलग तरीकों से आपने देखा होगा। एक नया तरीका हमने जब देखा डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे, है ना, किसी के पास ज़्यादा पैसा पड़ा है, उसने थोड़े थोड़े अकाउंट के थ्रू उसको सारा वाइट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया। ये 2002 के अंदर हुआ, 2005 के अंदर हमने इन्फोर्स किया। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, मतलब मान लीजिए कि क्या केसेस होंगे, है ना, उस शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं, कौन से क्राइम है इसके अंदर डाले जाएं, कौन से नहीं। ठीक है दोस्तों, इट एनेबल गवर्नमेंट अथॉरिटी टू कन्फिस्केट प्रॉपर्टी और एसेट जो इलीगल सोर्स से अर्न किए हुए हैं। ठीक है, और बर्डन ऑफ प्रूफ इन्होंने अक्यूज के ऊपर लाई कर दिया, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी एप्लीकेबल है, जैसे आरबीआई, म्यूचुअल फंड, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड किए गए थ्रू वेरियस अमेंडमेंट। 2012 के अंदर अमेंडमेंट हुई जो मेजर अमेंडमेंट है। यहाँ पे प्रोविजन देखिए, इसके अंदर क्या है कि मेयर पोजेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम इज नाउ एन ऑफेंस। इसका मतलब है कि मान लीजिए एक पर्सन दूसरे पर्सन के अकाउंट में पैसे डालता है, जिसको रिसीव हुए वो भी ऑफेंस के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ भाई, उसको आपने वैसे उसमें धकेल दिया है ना, अब भाई उस बंदे का क्या, अब किसी भी अकाउंट के अंदर चले जाए उस बंदे को पता ही नहीं है। तो ये सारे इशू इसके अंदर आए। इसके अलावा कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी पहले कि 30 लाख से ऊपर वाले केस उठाए गए हैं वो हटा दी, तो अब मतलब किसी के अकाउंट में 10,000 है वो भी, उसको भी इसके अंदर बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेनल्टी है 3 साल के लिए, ठीक है, वो अप टू 7 ईयर कर दी, और जो फाइन है उसकी कोई अपर लिमिट यहाँ पे नहीं रखी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें कुछ यहाँ पे डाली गई। ओके, 2019 के अंदर भी अमेंडमेंट हुई, तो यहाँ पे पहले जो रिक्वायरमेंट है एफआईआर या चार्जशीट की वो हटा दी गई। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि जो भी केसेस है ना, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी वो लगते हैं तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो मतलब बहुत सारा ग्रे एरिया भी प्रोवाइड किया गया, पावर को और एम्पावर कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे विदाउट वारंट आप किसी को भी उठा सकते हो इसके अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका मिसयूज़ किया जाता है। हम ये नहीं कहते कि सारे केसेस मिसयूज़ होंगे, लेकिन आपको पता है क्या होता है।
ठीक है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करती है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आपने याद रखना है, पहले एनफोर्समेंट यूनिट था और उस टाइम पे फेरा एक्ट के अंडर जो उसको देखता था। उसके बाद फेमा बना दिया, फेमा और पीएमएलए दोनों को, ये दो लॉ को देखता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन वही आ गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। फर्स्ट है, अंडर पीएमएलए एक्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन। सेकंड है, द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज एम्पावर्ड टू अरेस्ट एन अक्यूज विदाउट अ वारंट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। थर्ड है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 ऑल ऑफ दी। अब ये क्वेश्चन देखो, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऊपर आपको सीधा भी एक अलग से भी आ सकता है कि जैसे फेमा है ना, पीएमएलए किसको किसको देखता है ना, यहाँ पे आपको नीचे कुछ आ गया ऑप्शन में, और मिनिस्ट्री इस कंटेक्स्ट के में भी अंदर आ सकता है। पीएमएलए के ऊपर भी अकेला क्वेश्चन आ सकता है, दोनों के कंबाइन भी आ सकता है। तो दोनों चीज़ों को आपने ध्यान से इसमें जो हमने डिस्कस किया है वो पढ़ना है। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पे टॉपिक की। पीआईबी के अंदर ये न्यूज़ आई थी रिसेंटली। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई फोर्टिफाइड राइस दिए जाए। पहले दोस्तों हमें ये समझना होगा फोर्टिफाइड राइस क्या होता है। देखो, तीन चीज़ें होती है। बायो फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन मान लीजिए आपने गोल्डन राइस बनाया, राइस के अंदर आपने जीन इंसर्ट किया जो विटामिन ए के लिए उसको बनाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर जाके प्रोडक्शन करता है। अब वहाँ पे आपने जेनेटिकली मॉडिफाई किया, मतलब वो क्रॉप आने से पहले, या फिर आपने कुछ क्रॉस ब्रीडिंग कर दी कुछ ऐसी स्पीसी के साथ जो सुपीरियर है और इन्फीरियर को, है ना, एक नया प्रोडक्ट आपने हाइब्रिड बना दिया, वो भी प्रोडक्शन से पहले है। सो ये दोनों प्रोडक्शन से पहले हैं, इनको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। दूसरा होता है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मतलब वही आपके जो राइस हैं वो आपके पास बन के आ गए हैं, आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, विटामिन वगैरह वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए और वो आपके बन के फोर्टिफाइड। सप्लीमेंटेशन जो आपके खाने के साथ आपने टैबलेट वगैरह जो कुछ लोग लेते हैं मल्टीविटामिन से लेके ना अलग अलग, वो सारी सप्लीमेंटेशन की आती है। तो तीनों के अंदर डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे बात फोर्टिफिकेशन की कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे राइस फोर्टिफिकेशन की बात हो रही है और गवर्नमेंट ने बोला कि जैसे पीडीएस है अपना, है ना, पीडीएस के थ्रू भाई हम लोगों को, जैसे बहुत से लोगों को जो राइस भी हम देते हैं तो उसके अंदर कार्ब से ज़्यादा जो विटामिन वगैरह कुछ मिलता नहीं है, तो वो उसके अंदर स्प्रिंकल किए जाएं, वो फोर्टिफाई किए जाएं ताकि उनको ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, जो विटामिन्स हैं, वो मिनरल्स हैं, वो मिल पाएँ। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अभी ये हम ऐसा नहीं कि थ्रू आउट इंडिया फुल चल रही है, इसको फोकस किया गया 15 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 15 स्टेट, प्रेफरेबली 1 डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट काम चल रहा है। और जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी वो स्टेट जो है वो मिलर को देगी जो इसके अंदर फोर्टिफाई कर रहा है, और ये स्टेट और सेंटर के अंदर शेयर की जाएगी। और जो 90-10 मतलब जो नॉर्थ ईस्ट हिली एरियाज़ के अंदर वहाँ पे शेयर इस तरह से होगी, बाकी 75-25 बाकी स्टेट्स के अंदर, ठीक है जी। अब ये स्कीम किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। ये आपने याद रखना है, एफसीआई वही है, मिड डे मील, और जो आईडीएससी जो इसका चलता है आईसीडीएस जो प्रोग्राम, उसके थ्रू ये मतलब जो पहले जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है वैसे ही करेगा, लेकिन अब फोर्टिफाइड राइस की करेगा। इससे एनीमिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट की बच्चों के अंदर जो कमी होती है वो दूर हो सकती है। अब FSSAI जो फोर्टिफिकेशन की क्या डेफिनेशन देता है, वो बोलता है कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, मिनरल इंक्लूडिंग ट्रेस एनिमल इन अ फूड सो एज टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड, है ना। मतलब ऐसे नहीं है कि आपको यहाँ पे, अगर मैं फोर्टिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे प्रोटीन डाल दिया उसमें, या जो मेजर जो मैक्रोज हैं, है ना, यहाँ पे बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात होती है। मैक्रो के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट डाल दीजिए, फैट डाल दी, है ना। इसी के साथ 5 स्टेपल फूड है जिसकी वो पूरी बताता है स्टैंडर्ड के कितना कितना क्या क्या रखना है। मिल्क, एडिबल ऑयल, राइस, फ्लोर, साल्ट, इसके अलावा मैदा वगैरह उसके ऊपर भी, यहाँ पे अगर आप ऑफिशियल साइट के ऊपर जाओगे डॉक्यूमेंट के ऊपर, उसके अंदर बात की गई। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन सा प्रोडक्ट जो है वो फोर्टिफाइड है? तो उसके लिए लोगो है F+। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अब आप रिसेंट ईयर के अंदर देखोगे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है जी ब्रेड के ऊपर ट्रांस फैट है, उसका मीनिंग क्या है ना, ट्रांस फैट का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ गए। कुकर वाला क्वेश्चन आ गया रिसेंटली। तो F+ लोगो जो अवेयरनेस है उसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली, भाई आप लेज वाले पैकेट के अंदर कौन सी गैस होती है ना, और क्यों डाली जाती है, फ्रूट है वो फ्रिज के अंदर क्यों रखते हैं हम। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको इसके आंसर पता होने चाहिए।
अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की। These days various salt companies promote double fortified salt. It means salt fortified with. आपने देखा होगा कि रिसेंटली इवन पैकेट वगैरह के ऊपर आप खरीदते हो तो ज़्यादातर कई पैकेट के ऊपर लिखा होता है डबल फोर्टिफाइड साल्ट, है ना। तो उसका मीनिंग क्या है, उसके अंदर क्या मैग्नीशियम आयोडीन है, कैल्शियम आयोडीन है, आयरन एंड आयोडीन है, जिंक एंड आयोडीन है। तो क्या इसके अंदर होता है, तो ये भी जो कॉमन अवेयरनेस के ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया है, इसलिए बनाया भाई यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। तो हमने ऑल्दो हम बोल सकते थे यहाँ पे कि F+ लोगो है ना उसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया कि इसको अपने इस तरह से प्रिपेयर करना है। ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन बना दिया तो यहाँ पे, क्योंकि ये भाई अपनी जो FSSAI की इसी डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे उन्होंने लिमिट बताई है, वहाँ पे आयोडाइज डबल फोर्टिफाइड साल्ट क्या होता है उसकी भी उन्होंने बताया है उसके बारे में। सो द करेक्ट आंसर इज आयरन एंड आयोडीन। ओके, थर्ड क्वेश्चन है। अब कुछ लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टॉपिक ये है, यूएस एम टू काउंटर चाइना बाय ओपनिंग सोलोमन आइलैंड एम्बेसी। दोस्तों चाइना का बहुत ज़्यादा जो लिंक है सोलोमन गवर्नमेंट के साथ बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जो वहाँ से पीसफुल था वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, राइट्स भी हो रहे हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए यूएस कहता है कि हम अपनी एम्बेसी यहाँ पे खोलेंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि पैसिफिक जो ओशियन है वहाँ पे थोड़ा सा पीस आए। आपने जैसे आपको पता है इंडो पैसिफिक जो क्वाड बोलता है ना, जहाँ पे जापान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, एंड देन दिस यूएसए आ जाता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसको पीसफुल बनाना चाहती है और काउंटर चाइना को काउंटर करती है हमेशा, उसी की एक स्ट्रेटजी है। हमें खैर इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं, हमें लोकेशन के ऊपर बात करनी है। वो दोस्तों ओशियानिया रीजन जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलेशिया एक पार्ट जिसके अंदर न्यूजीलैंड भी आ जाता है, दूसरा दोस्तों मेलेनेशिया, देन माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया, ये 4 इसके पार्ट है। और जो आपका सोलोमन आइलैंड है ना, वो यहाँ पे मेलेनेशिया के अंदर आता है, ठीक है। पहले यूपीएससी ओशियानिया का क्या क्या उसके कल्चरल बेसिस के ऊपर क्या क्या उसकी डिवीज़न है वो भी आपसे पूछ सकती है, ये भी आपको पूछ सकती है। वॉल्केनिक और कोरल अटॉल्स वगैरह दोनों यहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जब ये पढ़ोगे थोड़ा सा लोकेशन वगैरह आपने देख लेनी है, हवाई कहाँ पे है ना, ये टोंगा अनदर इम्पॉर्टेंट। तो आपको कुछ ना कुछ जब आप मैप वर्क करोगे थोड़ा सा नॉर्थ टू साउथ इस रीजन को एक बार अपने नोट्स के साथ इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, अंबर नाया रिवर सदर्न ओशियन, माउंट न्यारगोंगो अफ्रीका, सोलोमन आइलैंड पैसिफिक ओशियन, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे अब सिंपल आपके लिए सिंपल क्योंकि हमने सोलोमन पढ़ा है, तो अब तीसरा बोलो करेक्ट है, तो उसके बेस के ऊपर आपको यहाँ पे ये 3 ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन एक आपको इनकरेक्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने मन चाहा ये तीनों ऑप्शन दे दिए। अंबर नाया रिवर यहाँ पे ऑयल स्पिल का रिसेंटली हुआ था, ठीक है, इस माउंटेन के अंदर वॉल्केनिक eruption हुई थी, ठीक है दोस्तों, तो ये अफ्रीका के अंदर करेक्ट है। यहाँ पे अंबर नाया रिवर ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो रशिया का जो आर्कटिक पार्ट है, आर्कटिक रीजन है, वहाँ पे ये ऑयल स्पिल हुआ था। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो अपना आंसर आ जाता है 2 एंड 3। तो रिसेंट जो प्लेसेस है न्यूज़ में है और जो उनके बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन था, उनके लिए दोस्तों जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, बाकियों के लिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन एजेस पास 6%, ठीक है जी दोस्तों। हमने रिसेंटली पढ़ा मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी है वो लिमिट करती है ना, 4+-2% है ना, तो वहाँ पे जो लिमिट है उतना उसको रखना चाहिए। लेकिन रिसेंटली हमने देखा रेपो रिवर्स रेपो के अंदर उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, उन्होंने बोला कि अपने आप ये ठीक हो जाएगी जो एक्सपेक्टेड है। तो अब उसको ब्रीच कर गई है, जो 6% लिमिट को 0.1% हाई होगी। इन्फ्लेशन हम अगर देखें नॉन फूड प्रोडक्ट सेगमेंट, क्लोथिंग, फ्यूल, लाइट वगैरह, इनके अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिली है ना, कुछ स्टेट्स के अंदर 7.2% जैसे हरियाणा, ठीक है। अब यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकती है, जैसे यूपीएससी ने परचेजिंग पावर के आई थिंक ऊपर कोई नहीं, पॉवर्टी लाइन के ऊपर बोला था कि जो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पॉवर्टी लाइन हो सकती है, वो उन्होंने पूछा था क्वेश्चन। ऐसे ही इन्फ्लेशन भी अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग हो सकती है ना, क्योंकि डिमांड सप्लाई के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग बहुत सी चीज़ें फैक्टर इसके अंदर आते हैं, तो अलग अलग के लिए। इसके अलावा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट की बात की गई है। इवन जो स्ट्रक्चरल थ्योरी ये कहती है कि भाई जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे जो मार्केट है वो इतने अच्छे से स्मूथ नहीं चलती, बहुत से ग्लिचेस होते हैं, जैसे आपका सप्लाई डिमांड के अंदर है ना मिसमैच हो जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने इफेक्टिवली काम नहीं करते, तो ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
क्लोथिंग फुटवियर के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। WPI की अगर हम देखें तो 12.26 जनवरी, 6.01 CPI। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये दोनों का हमें डेटा देखने को मिलता है। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब जो मैन्युफैक्चर कोई चीज़ होती है एट प्रोडक्शन लेवल, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल के ऊपर यहाँ पे, मतलब अगर ये कंपनी कुछ प्रोड्यूस कर रही है तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो भी इसको मिल रहा होगा। अगर रॉ मटेरियल मान लीजिए महंगा मिल रहा है तो यहाँ पे ये जो अपना सेल के ऊपर है ना, वहाँ पे भी इसको रिफ्लेक्स कर रही है, यहाँ पे भी प्राइस यहाँ पे हाई जो इनपुट कॉस्ट है उसको आउटपुट के अंदर भी शो कर रही है। CPI जो मतलब कंज्यूमर, जो हम और आप रिटेल से जो प्राइस के ऊपर कोई चीज़ खरीदते हैं वो है अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे दोनों का कंपेयर कर लेते हैं। WPI होलसेल प्राइस, ये कंज्यूमर प्राइस। WPI क्या बोलता है, मैंने बताया गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क, जो होलसेल के ऊपर वहाँ पे मिलते हैं। कौन पब्लिश करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अब मेजर कंपोनेंट इसके क्या है? प्राइमरी आर्टिकल जिसके अंदर फूड एंड नॉन फूड आर्टिकल दोनों आते हैं। दूसरा होता है फ्यूल एंड पावर, और मेजर जो बास्केट है वो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इसको छोड़ दो, यहाँ पे देखोगे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की 64.20, फ्यूल एंड पावर 13.2 एंड प्राइमरी आर्टिकल 22.6। ठीक है, ओके, तो ये आपको कुछ यहाँ पे देखना है ध्यान से, मतलब जो मेजर किसका है, उसके बाद उससे स्मॉलर दैट्स इट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी करते हैं, आपको समझ आएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे रिटेल जिसके ऊपर बाय करता है, फूड से लेके मेडिसिन है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, इसको रिलीज करता है NSO। ये भी मेनली टाइप्स के अंदर डिवाइड की जाती है। एक तो लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो इसको कंपाइल करती है, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, रूरल लेबर। दूसरा होता है NSO जो कंपाइल करता है रूरल अर्बन कंबाइंड। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ आपसे थोड़ी सी इसके अंदर, ठीक है, अगर मैं WPI की बात करता हूँ, CPI की बात करता हूँ, है ना दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? WPI तो होलसेल के ऊपर जो आपका काम चलता है वो मैंने आपको बता दिया। ये क्या होता है? कंज्यूमर लेवल के ऊपर। कौन इसको बनाता है ना, कौन कंपाइल करता है, ये तो हमने पढ़ लिया, ये भी एक डिफरेंस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, हाँ, यहाँ पे गुड्स ओनली उसके ऊपर ही बात होती है, यहाँ पे गुड्स प्लस सर्विसेज की बात होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है ना, हमें अभी पढ़ा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की जो बहुत बड़ा शेयर है। ठीक है, और कंज्यूमर के अंदर फूड आइटम्स का बहुत बड़ा शेयर है, तो ये हमने ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी बेस ईयर की, तो 2011-12 और 2012 के अराउंड इसका भी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू CPI एंड WPI। एज राइज इन फूड प्राइसेस विल कॉज अ बिगर स्पाइक इन CPI बास्केट देन इन WPI। A rise in prices of manufactured goods will move the WPI more than it does the CPI. One and only, two only, one and two, none of the above. Now this question is most important. Most important है क्योंकि इस पोर्शन को UPSC टच कर सकती है, क्योंकि WPI CPI के अंदर गैप देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए UPSC ऐसा पूछते हैं कि CPI और WPI हमेशा जब नीचे आते हैं इकट्ठे जाते हैं, ऊपर आते हैं इकट्ठे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया कि CPI जो है उसके अंदर जो फूड प्राइसेस का जो मेजर यहाँ पे शेयर है, इट मीन्स के जब फूड के प्राइस ज़्यादा बढ़ेंगे तो CPI के अंदर ज़्यादा रिफ्लेक्स होगा। हमने पढ़ा कि मैन्युफैक्चर के जो गुड्स हैं उनका WPI के अंदर मेजर शेयर, तो जब मैन्युफैक्चर बढ़ेंगे तो WPI ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा एज कम्पेयर टू CPI। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इज बोथ 1 and 2। चलिए दोस्तों, 5th क्वेश्चन है उनके लिए जो अभी करना चाहते हैं, दूसरों के लिए यहाँ पे। इसरो पुट 3 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट बाय PSLV C52। ओके, यहाँ पे जो रिसेंटली जो इसरो की जो 2022 की मेडन फ्लाइट है, और ये अगर मैं बोलूँ 54th फ्लाइट है C12 एंड एक्सेल वर्जन। दो अलग अलग जो पावर के बेस के ऊपर वर्जन है, कितना ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं, C है, CA है ना, तो अलग अलग एक्सेल है, तो PSLV के वर्जन है। अब यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 404 इसको लॉन्च किया। इसके अलावा इसके साथ कौन कौन सा है? INS-2TD, इसके अलावा इंस्पायर सेट, ठीक है, स्टूडेंट सैटेलाइट है। अब यहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेशन दोस्तों, हमारे पहले कार्टोसैट, रीसेट है ना, अलग अलग सीरीज चली, तो अब उसके बाद उन्होंने नाम चेंज कर दिया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पे ऐसा रखेंगे। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जब 1 लॉन्च किया गया फर्स्ट, ठीक है जी, 01
2020 के अंदर। उसके बाद जो 2 है उसको उन्होंने, जो हमने रिसेंटली पढ़ा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो लॉन्च करेगा, लेकिन अभी लॉन्च नहीं हुआ। 3 जो है रिसेंटली फेलियर इसका हो गया, तो अभी इन्होंने 4 लॉन्च किया। अब ये क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन है, तो हाई क्वालिटी इमेजेस भेजेगा, वेदर कंडीशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री से लेके सारी, ठीक है जी। और सप्लीमेंट करेगा जो रिसोर्स सेट से कार्टोसैट और जो रीसेट 2B सीरीज है, ऐसा बोला जा रहा है। रीसेट 1 को ये रिप्लेस करेगा, काफ़ी टाइम हो गया उसको। इनसेट 2 TD जो है प्रिकर्सर है इंडो भूटान जॉइंट सैटेलाइट INS 2B का। इसके अलावा इंस्पायर सेट जो है ये आइनोस्फेयर को स्टडी करेगा। ये स्टूडेंट सैटेलाइट है, तो यहाँ पे बहुत से US से लेके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस है ना, तो और ताइवान, जो पहली ताइवान की मीडिया ये बोलती है कि पहली बार जो ताइवान है इंडिया के थ्रू ये लॉन्च करवा रहा है, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। तो यहाँ पे एक और भी कंट्रीज के साथ लगी हुई है, ऐसा नहीं कि अकेले सिर्फ इंडियन ही जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। ओके, 5th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू US.04 सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च बाय इसरो। इट इज द 4th सक्सेसफुल लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन अ रो अंडर न्यू जेनरिक नेम। Second है, it will be placed in a sun synchronous polar orbit. Third है, in sun synchronous polar orbit, satellite visit the same spot at a same local time. ठीक है जी, 1 only 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3. Again, sun synchronous बेसिक कंसेप्ट है आपका, वो इसके अंदर डाला गया है। 2 and 3 इज द राइट आंसर। 4 सक्सेसफुल नहीं है, एक तो फेल ही हो गया है ना। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें जो सन सिंक्रोनस होता है, अगर मान लीजिए दोस्तों ये देखो अर्थ है इस तरह जा रही है, लेट अस से कि यहाँ पे सन था पहले, अब यहाँ पे आपका जो सैटेलाइट है ये घूम रहा है, ये बैक साइड पे चला गया, जब दोबारा यहाँ पे आएगा उस टाइम पे अर्थ भी तो आपकी इस तरफ मूव कर चुकी होगी, और ये जो सन है वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे ये जो है यहाँ से बैक में जाएगा, और यहाँ पे जब तक ऑर्बिट आएगा अर्थ का ये वाला पोर्शन आगे मूव हो चुका होगा, सन आपको इस एरिया के अंदर विजिट देखेगा। तो कहने का मतलब सन के हिसाब से ही ये होता है, ठीक है जी। और बहुत बार जब पूरा सर्कल कंप्लीट कर देता है उसी टाइम पे जो सिटी है उसी टाइम पे ये उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर विजिट करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही सन सिंक्रोनस ऑर्बिट को हम देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, व्हाट इज लासा फीवर, व्हाट आर सिम्टम्स। रिसेंटली दोस्तों यूके के अंदर एक जो लासा फीवर किसी को हुआ था तो उनकी डेथ हो गई। अब इसका ओरिजिन देखें तो वेस्ट अफ्रीका, तो बहुत से जो अगर आप देखो डिजीज उसी एरिया से ओरिजिन होती है, ठीक है। लासा नाइजीरिया, स्प्रेड ये कैसे होता है, रैट से स्प्रेड होता है। वेस्ट एरिया सियरा लियोने, लिबेरिया, गोइना, नाइजीरिया, तो यहाँ पे मेजर डिसीज आपको पहले भी देखने को मिली है, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछे। इन्फेक्शन कैसे होती है, इन्फेक्शन अगर कोई कॉन्टैक्ट के अंदर आता है, कोई ऐसी फूड आइटम है जो यूरिन या फीसिस जो है इन्फेक्टेड रैट से है ना, उसके टच में आता है पर्सन के साथ, ठीक है। बॉडली फ्लूड के, बॉडी का फ्लूड है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही रेयर केसेस के अंदर ये होता है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो है हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर ज़्यादा यहाँ पे कॉमन देखने को मिलती है, वहाँ पे इन्फेक्शन हॉस्पिटल के थ्रू भी होती है। लेकिन जो जैसे हैंडशेक वगैरह है ना, वो वहाँ से आपको हग है, उससे जो है ये फीवर नहीं होता, अभी तक केसेस भी नहीं है। सिम्टम जो है स्लाइट सिम्टम हो सकता है, फीवर होगी, वीकनेस, ज़्यादा के अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग होगी बॉडी के अंदर, ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग आ रही है, वो हो सकता है। डेथ हो सकती है अगर आपका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है, ज़्यादा तो है भाई उसको रैट को पकड़ो, उस चूहे को पकड़ना पड़ेगा, है ना। दूसरा है कि भाई उस थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन रखो। लेकिन आपको अगर कोई ट्रीटमेंट, अगर वैसे कोई ड्रग की बात करें तो रिसेंटली वायरल डिजीज इंक्लूड राइबावायरिन, ठीक है, ये एंटीवायरल ड्रग है इसके लिए क्योंकि वायरल डिजीज है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू लासा फीवर। इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज मेनली फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका। द फीवर इज स्प्रेड बाय रैट्स। There have been no cases detected in India so far. 1 only, 1 and 2, 2 and 3, all of the above. चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर इज 2 and 3। बैक्टीरियल नहीं वायरल है, तो यहाँ पे गलत है, और ये स्टेटमेंट सही है अपनी, ठीक है जी। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत करते, मान लीजिए आपने बड़ा किसान ने आपने ये तो करवाया नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत करते तो आपका आंसर तब भी यहाँ पे आ जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करेंगे, बाकी यहाँ पे इस टॉपिक देखें। गरेना फ्री फायर, देखो दोस्तों पहले पबजी आया, उसके बाद गरेना फ्री फायर आया।
अब यहाँ पे इनका केस भी हुआ कि भाई बहुत से जो पबजी वालों ने बोला कि फीचर्स हैं इसके भी सिमिलर है, इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे फाइट चलती है, ये वो सारा, वो आप इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल पूरा एक्सप्लेन के अंदर पढ़ सकते हो। वही है जो मतलब चाहते हैं ऐसा, यूपीएससी नहीं पूछती फीचर कौन खेलता है, क्योंकि ये तो बैन भी कर दी। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 54 चाइनीज़ ऐप को बैन किया, उसके अंदर ये भी है, ठीक है। और ये 69 सेक्शन 69A जो आईटी एक्ट के अंदर बैन किया है। ओके, तो सेक्शन 69A क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई भी इंटरमीडिएरी है जो भी हमें प्रोवाइड करता है, जैसे आपका सोशल मीडिया के अंदर प्लेटफॉर्म है, वो एक इंटरमीडिएरी है हमारे लिए, क्योंकि थर्ड पर्सन ये इधर से पर्सन ए इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल रहा है, पर्सन बी इसको पढ़ रहा है ना, तो ये इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म है जो हमें इस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सेक्शन 69A बोलता है कि भाई गवर्नमेंट जो है उसका जो पब्लिक एक्सेस है इंटरमीडिएरी का, है ना, वो बंद कर सकता है। किस कंट्रैक्ट के अंदर? अगर सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी इंडिया को खतरा हो, डिफेंस को खतरा हो, सिक्योरिटी को खतरा हो, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक अफेयर, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड टू द अबव, ठीक है, इन केसेस के अंदर उसको ये रोक सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट सीन इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्प्रेडिंग ऑफेंसिव डेरोगेटरी इंफॉर्मेशन, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू एनी इंटरमीडिएरी, प्रोवाइड सेफ हार्बर टू सोशल मीडिया, ठीक है, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये बात करें सेक्शन 79 आईटी एक्ट के अंदर आता है, ये 66 से जो बंद कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत से केसेस जो हैं इसके ऊपर रजिस्टर हुए हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भाई ये तो भाई आपने हटा दिया, उसके बाद भी क्या चल रहा है। तो 6 पब्लिक एक्सेस टू एनी इंटरमीडिएरी, ये करेक्ट है। सेफ हार्बर मतलब ये कि मान लीजिए कोई अपना, हमने आईटी रूल्स पढ़े थे उसके अंदर इसको पढ़ा था कि कोई इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है, अब एक पर्सन यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल रहा है, बाकी लोग सारे पढ़ रहे हैं, अब ये इंफॉर्मेशन मान लीजिए गलत है या कुछ ऐसा कुछ करती है जिसके कारण इस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर उस पर्सन के ऊपर केस बनता है। लेकिन अब इंटरमीडिएट जैसे मान लीजिए ट्विटर है ना, तो उसको थोड़ी पकड़ लेंगे, है ना, उसको नहीं पकड़ लेंगे, तो उसको सेफ हार्बर प्रोविजन मिलती है, ठीक है, उसको बोलेंगे भाई उसको ट्रेस कर। लेकिन रिसेंटली आपको पता है कि लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि ट्विटर का भी जो इंटरमीडिएट स्टेटस था वो गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए हटा दिया था। कारण ये था कि आईटी रूल्स के अंदर नए जो ऑफिसर वगैरह हैं वो अपॉइंट करने हैं, इन्होंने किए नहीं थे, तो उन्होंने बोला भाई तेरा इंटरमीडिएट जो स्टेटस है वो गया, इट मीन्स कि अगर कोई केस यहाँ पे हुआ तो तुझे पकड़ेंगे। तो और आपको पता है ट्विटर के साथ बहुत वॉर भी चली थी। क्वेश्चन 8 है उनके लिए जो पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं। पीआईबी के अंदर न्यूज़ है दोस्तों स्माइल स्कीम के बारे में, पहले भी हमने पढ़ी हुई है लेकिन दोबारा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, उन्होंने स्माइल स्कीम के बारे में यहाँ पे रिसेंटली इसको लॉन्च किया और पैसा एलोकेट किया बेसिकली, ठीक है, 2021-22 से लेके 25-26 पैसा हमें याद नहीं रखना। स्माइल स्कीम बेसिकली सेंटर सेक्टर स्कीम है और ये जो मार्जिनलाइज जो इंडिविजुअल हैं, है ना, उनको लाइवलीहुड एंटरप्राइज वगैरह प्रोवाइड करता है, बेसिकली स्किल इंप्रूवमेंट और वेलफेयर स्कीम उनको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके 2 सब स्कीम्स हैं। सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैब फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, इसके अंदर क्या है, आप स्कॉलरशिप दे दी, है ना, जो स्टडी इन 9th लेके टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करवा दिए। पीएम दक्ष के अंदर, पीएम दक्ष भी सोशल जस्टिस की स्कीम है जो मार्जिनलाइज सेक्टर को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम देती है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल सेटअप कर दिया ताकि उनकी सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा जो बैगिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके लिए क्या है, शेल्टर वगैरह दे दिए जो फैसिलिटेट एजुकेशन इसके कंटेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अब जिन्होंने पढ़ लिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू स्माइल स्कीम। इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। सेकंड है, इट इज अ सेंटर सेक्टर स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगेन यहाँ पे फर्स्ट आपको पता है कि भाई जो यूपीएससी के अंदर 2 टाइप के हमने क्वेश्चन देखे। अगर मैं बोलूँ 100 क्वेश्चन है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री स्कीम के ऊपर जहाँ पे मिनिस्ट्री का जिक्र किया है, 70% जो है वो मिनिस्ट्री गलत होती है 70%, लेकिन 30% ऐसे भी हैं जहाँ पे मिनिस्ट्री सही है। तो ऐसा नहीं करना कि हमने बस यूनिलेटरली कि अगर मिनिस्ट्री का नाम आया वो गलत ही होगा, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है 24 डेज कमल सर करवा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। यहाँ पे 1 to 1 पूरी आपकी डिस्कशन होती है, आप हर रोज का आंसर लिखते हो, उसके बाद चेक होता है ना। और बहुत से बच्चों के अगर देखो पॉजिटिव फीडबैक आए हुए हैं और ये तो
आप अगर मेंस आंसर राइटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। आप हमारी इस वेबसाइट के ऊपर जाइए और यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं, और बहुत ही यहाँ पे पैसा भी नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है दोस्तों, मैं कहूँ तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और बाकी काम भी हम करवा ही रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।